हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, जहाँ तक हो गया है लेक्चर लास्ट, ठीक उसके आगे एक्सरेज पार्ट 3 आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट क्लास का। हम लोग पढ़ रहे थे उसमें न्यूमेरिकल, तो जहाँ तक न्यूमेरिकल होगा ठीक उसके आगे हम लोग देखने जाते हैं। तो एक्सरेज पार्ट 4 P100 फिजिक्स मैथ्स डिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ K alpha, if wavelength of lambda K alpha is वैल्यू दिया हुआ है 0.71 एंगस्ट्रॉन, 0.71 एंगस्ट्रॉन for molybdenum MO, ओके, जिसका Z बराबर कितना है? Z इक्वल टू होता है 42, मोलिब्डेनम 42। तो क्या है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ वेवलेंथ ऑफ द लेमडा के अल्फा, यानी कि वेवलेंथ किसका? के अल्फा लाइन इज 0.71 एंगस्ट्रॉन फॉर मोलिब्डेनम, Z इक्वल टू 42, देन व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ लेमडा के अल्फा फॉर कॉपर, ओके, कॉपर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पूरी थ्योरी आपको मालूम है, पूरी थ्योरी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज पार्ट 3 में पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स देख रहे थे और सारी थ्योरी पढ़े हैं हम लोग। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज क्या होती है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे वेवलेंथ निकालते हैं, किसकी लिमिट क्या है, सब लोग हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और उस थ्योरी जो पढ़े हुए हैं अब आप उसको यूज करिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। ऐसे जो भी किताबें आपको मिले, जो भी टेस्ट का क्वेश्चन मिले, कहीं पर भी मिले, थ्योरी पढ़ने के बाद P100 फिजिक्स पर थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में अब इंडिया का कोई भी क्वेश्चन मिले, किसी भी किताब मिले, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो फिलहाल चलिए, हाँ, इसका ऑप्शन भी दे दूँ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1.82 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी 2.52 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है 4.02 एंगस्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है 1.52 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? तो विच वन इज द करेक्ट? हमारी निशान फटाफट सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए, तो वीडियो को रोकिए और वहीं पे स्टार्ट करिए सॉल्व करना। इसको मैं कर रहा हूँ, आइए देखिए। तो आप पढ़ चुके हैं कि आफ्टर मोसलेस करेक्शन, तो मोसलेस करेक्शन के बाद में हम लोग की जो वेवलेंथ वाली कैरेक्टरिस्टिक मोसलेस करेक्शन। क्लियर? तो मोसलेस करेक्शन के बाद में जो हम लोग को फाइनल फार्मूला मिला वह क्या है? 1/λ के अल्फा, या किसी के लिए भी 1/λ मान लीजिए है, तो 1/λ इक्वल टू क्या है? तो 1/λ इक्वल टू R Z-1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड यू नो दैट Z-1, तो यह चूंकि जनरल इक्वेशन है तो यहाँ पर 1 के बजाय हम लोग क्या लिख सकें? B लिख दें। जानते हैं कि B इज द कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, 1/λ इज सो मच। N1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल, N2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हायर एनर्जी लेवल। क्लियर? चलिए
अब बात रही के अल्फा, यानी कि के सीरीज की पहली लाइन। तो के सीरीज की पहली लाइन के लिए इस इक्वेशन को लिखिए 1/λ के अल्फा इक्वल टू आर जेड माइनस 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. But since z is given, therefore now you can put here the value of z. Z is how much? 42. तो 42 मॉलिब्डेनम के लिए z का मान 42 है, तो आपने 42 यहाँ पे रख दिया. एंड अगेन सॉल्व दिस. तो 1/λ के अल्फा इक्वल टू आर वैसे ही रहने दीजिए. 42 माइनस 1 42 माइनस 1 मीन्स 41 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया 1 माइनस 1/4. यह मैं पीछे सॉल्व किया था, तो वहाँ पर बताया था कि आप इस लाइन को के अल्फा लाइन को आप याद कर लीजिए. मीन्स कि वहाँ पर फार्मूला याद रहेगा ताकि डायरेक्ट वहाँ वैल्यू पुट कर दिया. चलिए इसको और छोटा करिए और बढ़िए आगे. तो 1/λ के अल्फा इक्वल टू 41 स्क्वायर आर, 41 स्क्वायर आर, और यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 1 3/4. आपको निकालना क्या था? हम लोग को निकालना था, ये वैल्यू निकाल लिया ना. 4 ऊपर ले जाएगा. तो देखिए अब लैम्डा के अल्फा विल बी हाउ मच? 4 ऊपर गया अपॉन 3r इंटू 41 होल स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर हो गया यहाँ तक? लैम्डा के अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो लैम्डा देख रहे हैं कि लैम्डा के अल्फा बराबर कितना आया. तो लैम्डा के अल्फा इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू नीचे आ गई, ये वहाँ चला गया, यानी कि लैम्डा के अल्फा इक्वल टू सो मच. आइए अब हाँ, ऑप्शन आप नोट कर लिए होंगे सारे, तो इसकी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे. चलिए अब इसके लिए किसके लिए बोला है? अब ये वैल्यू आई तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा. क्वेश्चन को इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा. तो लैम्डा के अल्फा की वैल्यू इतनी आ रही है. अब यही फार्मूला तो वही रहेगा, लैम्डा के अल्फा. तो अब किसके लिए पूछा है? अब पूछ रहा है कॉपर के लिए. तो चलिए, तो अगेन 1/λ के अल्फा किसके लिए? कॉपर के लिए. तो r 29 माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू वही आनी है 3/4. तो चूँकि लैम्डा के अल्फा ही है तो 3/4 ही रहेगा. तो 3/4 मीन्स कि 1/λ के अल्फा विल बी हाउ मच? 28 होल स्क्वायर r इंटू 3/4. यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा के अल्फा. तो लैम्डा के अल्फा विल बी हाउ मच? 4/3r इंटू 28 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज हियर एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड इज हियर. So this value is for the molybdenum and this value is for the copper. Now dividing these two equations. You will get lambda के अल्फा, ये कॉपर के लिए. तो लैम्डा के अल्फा Cu कॉपर का है इक्वल टू 4/3r 28 स्क्वायर इंटू अब ये रिवर्स हो जाएगा. तो 3r 41 होल स्क्वायर अपॉन 3r 41 होल स्क्वायर अपॉन 4. तो 4 कैंसिल, 3r से 3r कैंसिल हो गया. हाँ, और अपॉन ये है ना, अपॉन क्या था? लैम्डा के अल्फा मॉलिब्डेनम ये था. चलिए, तो वैल्यू आ रही है इतनी. कितनी आ रही वैल्यू? तो ये कट करके आया 41 का होल स्क्वायर अपॉन
28 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग? यहाँ तक क्लियर? तो यह प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने होंगे अपने एग्जाम में। ओके, आ जाइए। अब चूंकि मॉलिब्डेनम का दिया हुआ था और मॉलिब्डेनम की जो वैल्यू दी हुई थी वह वैल्यू थी 0.71, तो मॉलिब्डेनम का चूंकि दिया हुआ है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट कर डालिए अब इसके आगे, फास्ट सॉल्व करिए। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेमडा के अल्फा किसका, कॉपर के लिए, इक्वल टू लेमडा के अल्फा ऑफ द मॉलिब्डेनम इनटू क्या 41 × 41 अपॉन 28 × 28। क्लियर? तो डिवीजन होगा नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कटेगा है नहीं। तो लेमडा के अल्फा ऑफ द कॉपर विल बी हाउ मच, पुटिंग दिस वैल्यू 0.71 एंगस्ट्रॉन इनटू 41, तो 41 × 41 अपॉन 28 × 28। क्लियर? चलिए तो इसको हाँ आइए कैलकुलेट करना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 41 अपॉन 28 से डिवीजन कर दीजिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा। वन बार डिवीजन होगा तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 11 8 3 हो गया और 3 2 1 हो गया। पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए और 28 3 है मान लीजिए, 4 के लगभग जाएगा। 4 टाइम्स 4 × 8 32 को 2 3 हो गया। हाँ, और सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है, तो 10 2 8 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ है 10 10 2 8 हो गया, और ये 2 1 हो गया, 18 हो गया। और 1.4, तो 1.4 रहने दिया जाए इतना ही, 1.4 इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1.4 यानी कि आया कितना 0.71 एंगस्ट्रॉन इनटू, यह डिवीजन किया है तो 1.4 आया है, इनटू यहाँ पे डिवीजन करेंगे 1.4 ही आएगा, तो 1.4 क्लियर? ओके, चलिए और छोटा करिए इसको। हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ, अब फाइनल आंसर क्या आया इसका, तो फाइनल आंसर लेमडा के अल्फा ऑफ CU इक्वल टू 0.71 एंगस्ट्रॉन इनटू 1.4 × 1.4, तो स्क्वायर कर दीजिए उसका 196, तो 196 1.4 है, 2 स्थान पे 10 लगा दीजिए, तो 196 × 71। नाउ मल्टीप्लाई दीज 2 डिजिट्स, तो 196 × 0.71 सॉल्व कर दीजिए इसी को। हाँ हाँ, 1 से डिवीजन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 9 1 हो गया, 42 के 2 4 हो गया, 367 67, तो 7 6 हो गया, 1 7 और 6 13। ओके, चलिए तो कितना रहा है 6 1 9 3 1 और 1 2 3 4 मीन्स 1.3916, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.39 एंगस्ट्रॉन। 1.391 था तो 1.39 है, यानी कि 1.4 के आसपास मान सकते हैं आप, तो 1.4 मान सकते हैं, 1.4 एंगस्ट्रॉन। तो दिस विल बी द वैल्यू 1.4 एंगस्ट्रॉन।
क्लियर? तो हाँ ठीक है, लगभग, यानी कि एक ऑप्शन था हम लोगों का, 1.52 था ना, तो एक ऑप्शन था चूंकि 1.52 के नियर अबाउट, ठीक, तो ले सकते हैं, उसमें आंसर मानना था हमको जो नियरेस्ट है, तो आंसर कितना आया 1.52 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट, यानी कि जो उसके पास में 1.4 आ रहा है, कहीं और भी होगा कुछ, तो 1.52 यानी कि हम लोग का आंसर आएगा 1.52 के आसपास, नियर अबाउट। क्लियर? तो दैट इज द आंसर। ओके, तो ये था प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ये प्रोसेस था। कैलकुलेशन के बाद फिर से आप कर लेंगे, क्योंकि नियर अबाउट, हाँ, और यहाँ पर हम लोग चूँकि जब डिवीजन कर रहे थे तो एक डिजिट छोड़े थे हुए थे ना वहाँ पे, तो नियर अबाउट आ जाएगा 1.5 के आसपास आ जाएगा वैल्यू। क्लियर? ओके, तो ये था प्रोसेस कैसे सॉल्व करना है हमको एक्स रेज के न्यूमेरिकल्स को। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के पहले थ्योरी अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए सबकी, फर्स्ट क्लास पहले थ्योरी तैयार कर लीजिए। थ्योरी तैयार करने के बाद में तब द बेस्ट तरीके से पूरा सारे न्यूमेरिकल्स। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसलेस करेक्शन पढ़े थे हम लोग कि मोसलेस करेक्शन, तो मोसलेस करेक्शन में हम लोग ये देखे थे कि वहाँ पर दो कांस्टेंट आते हैं, है ना। तो आज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोसलेस करेक्शन या इन मोसलेस इक्वेशन कर दिया जाए, इन मोसलेस इक्वेशन न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये दिया है इक्वेशंस, मोसले का इक्वेशन। तो कह रहा है कि इन मोसलेस इक्वेशन अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, द कांस्टेंट ए एंड बी डिपेंड्स ऑन, अब आप चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया रहा है कि बोथ ए एंड बी डिपेंड्स ऑन द, both A and B depends on the atomic number of target, Second option, both does not depend on the Z of target, यानी कि दोनों डिपेंड नहीं करते। नंबर सी, ओनली ए डिपेंड ऑन जेड, while B डिपेंड ऑन वोल्टेज। किसके वोल्टेज, कहाँ की वोल्टेज की बात हो रही है? कैथोड और एंटी कैथोड के बीच। डी ऑप्शन, ओनली बी डिपेंड्स ऑन जेड, while ए डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, विच वन इज द करेक्ट आंसर मारिए फटाफट। इन मोसलेज इक्वेशन सो मच, तो मोसलेज इक्वेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, और जहाँ पे ब्रॉक्स लॉ पढ़े होंगे वहाँ पर भी आया होगा, फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी आया हुआ। ओके, तो कई जगह केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं। तो ए, दिस इज द कांस्टेंट, बी, दिस इज द कांस्टेंट, A is the proportionality constant, you know, A is the proportionality constant, whereas B is the screening constant. दोनों कांस्टेंट हैं लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। A proportionality constant है जबकि B आपका screening constant है। Then the constant A and B depends on, yeah,
तो विच वन इज द करेक्ट? विच वन इज द करेक्ट? हाँ, जो अच्छा लगे मार दीजिए निशान। चलिए, तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर? नो, एब्सोल्यूट रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ए इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देन हाउ इट कैन डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर सिंस दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो कैसे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो देखते ही गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। चलिए, बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द जेट ऑफ द टारगेट। नाउ द क्वेश्चन कि क्या बी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, क्या वह एटॉमिक नंबर आप टारगेट पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा है। अब कहेंगे आप सर कैसे, कैसे, क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिए क्यों नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई? इसलिए नहीं कर रहा है कि आप के सीरीज के लिए आपने लिखा हुआ है कि के सीरीज के लिए क्या बी का मान, स्क्रीनिंग का वैल्यू ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी इक्वल टू 1 फॉर के सीरीज। आइदर द टारगेट मेटल बी कॉपर और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन और एनीथिंग। तो के सीरीज के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बी का मान तो फिक्स हो गया 1। अब चाहे आप कॉपर रखिए, चाहे मॉलिब्डेनम रखिए, चाहे टंगस्टन रखिए, कुछ भी रखिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी यदि आप दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस, तो सीधा आंसर दिखाई दे रहा है कि बी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। जब हम मेटल को बदल रहे हैं, नहीं तो एक लिस्ट बनानी पड़ती कि कॉपर के लिए इतना रहेगा, टंगस्टन के लिए इतना रहेगा, मॉलिब्डेनम के लिए इतना रहेगा, तब तो फिर बनाते ही रह जाते। तो जितनी पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सबके लिए हम बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी का मान लिखते, ऐसा तो है नहीं। तो के सीरीज के लिए उसका मान फिक्स है। तो जब के सीरीज के लिए बी का मान फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या, कि बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द जेड। अरे ए को तो करना ही नहीं था, और आपने देखा, लॉजिक देखा कि बी भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि द योर आंसर इज हियर बी ऑप्शन, बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द जेड। यानी दोनों ही ए और बी दोनों ही जेड पर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन कि क्या कोई इसमें से ऐसा है कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता हो? यदि मान लीजिए इस ऑप्शन को मैं बदल दूं तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब यहाँ से दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है। क्या बन सकता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, क्या, जहाँ पर भी जेड है उसको हटा करके पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एंटी कैथोड कर दीजिए। क्वेश्चन नया बन गया। तब किस पे मारते निशान? तो क्या इसमें से दोनों कांस्टेंट जो हैं ए और बी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पर इसमें से कोई डिपेंड कर रहा है? पक्का नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? चलिए, यह तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको डिपेंड करना ही नहीं है। अब बात रही बी की, तो बी क्या, जब कॉपर आप लगा रहे थे तो क्या वोल्टेज में कोई चेंजिंग हो रही थी? क्या वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था? के सेल के लिए आपने जब बी का मान लिखा हुआ था बी इक्वल टू 1, एल सेल के लिए लिखा हुआ था 7.4, तो क्या 7.4 या 1 या 19 या 39 जो भी वैल्यूज स्क्रीनिंग कांस्टेंट की है, क्या उसके लिए आपने वोल्टेज को सोचा था कि वोल्टेज कितना, इतने वोल्टेज पे कितना रहेगा? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि वह वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता। तो जब वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता तो आप सीधे सीधे से अपने फाइनल आंसर लिखिए। क्या लिखिए? कि जो मोशनलेस करेक्शन है उसमें जो कांस्टेंट ए है और जो कांस्टेंट बी है, ए एंड बी लिखिए। राइट, फाइनल आंसर, फाइनल डिसीजन क्या निकला कि ए एंड बी, ये दोनों के दोनों, ए एंड बी बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन जेड एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द वी पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। तो फिर से सुनिए, अच्छी तरह से नोट करिए। क्या कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है बी और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ए, वह दोनों कांस्टेंट है। बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर जेड एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Okay, also does not depend on the atomic number and also does not depend on the potential difference between the cathode and target. Clear हो गए questions? चलिए next question. Next question.
हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज 0.3 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर के बीटा लाइन्स? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन the wavelength of K alpha line is 0.32 angstrom. What will be wavelength of K beta lines for same target, okay, and some options are given, 0.12 angstrom, number 2 0.18 angstrom, number 3 option C 0.25 angstrom and 0.2 angstrom है, 0.20 angstrom, and option D is 0.27 angstrom. Which one is the correct? हाँ, चलिए, हो गया। आइए कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, आइए देखा जाए। तो द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन का वेवलेंथ दिया गया है और हम लोग को बताना है के बीटा की वैल्यू बतानी है। तो के अल्फा का वेवलेंथ दिया गया है और के बीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, आइए क्वेश्चन नोट करिए फास्ट, जल्दी। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। वीडियो को रोकिए, वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है, ना कोई ऑप्शन मैच करेगा तो ई बराबर एक नन भी लगा दीजिएगा, 5 ऑप्शन कर दीजिएगा। क्लियर? तो देखिए कोई मैच करता है कि नहीं, जल्दी सॉल्व करिए। हो गया? चलिए मैच कर रहा हूं, आइए देखिए। चलिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर एक के अल्फा, यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग है नहीं, जो टारगेट है वह कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं कि 1/λ किसके लिए? के अल्फा लाइन है ना, तो 1/λ के अल्फा का फार्मूला क्या है? RZ-1 का होल स्क्वायर और 3/4। के अल्फा लाइन है, अब याद कर लीजिए 3/4 आता है यहाँ पर, के अल्फा लाइन के 3/4 आएगा। और यही इक्वेशन के बीटा के लिए कितना आएगा? तो 1/λ के बीटा इक्वल टू कितना हुआ? तो RZ-1 स्क्वायर, और बीटा क्या है? बीटा है, तो बीटा का ऐसा मतलब ये हुआ कि n1 बराबर 1 और बीटा के लिए क्या बन जाएगा? n2 2। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 नहीं, तो ये बीटा है ना, तो बीटा है तो ये बन जाएगा, कौन सी लाइन बन जाएगी? या ये जैसा दिखा दूँ यहाँ पर, ये नहीं आएगा। ओके, देखिए के सीरीज बेटा, मैं थोड़ा समझा दूँ आपको फिर से एक बार, ये सब हो चुका है, पहले बता चुका हूँ सब। चलो बेटा, यह है के इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1, और एक के है L M N एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जानते हो ऐसा पढ़ चुके हैं आप पहले। n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3,
n इक्वल टू 4। ओके, देखिए तो जब पहला ट्रांजिशन वैकेंसी किस में क्रिएट होती है, के सीरीज कब कहोगे इसको, आप इसको के सीरीज कब तब कहोगे जब वैकेंसी किस में क्रिएट हो, जब वैकेंसी इसमें के में या n बराबर 1 में क्रिएट हो, तो आप इसको कहते हैं के सीरीज। चलिए, तो जिसमें वैकेंसी होती है तो के में वैकेंसी है तो के सीरीज हुआ। अब देखिए एल से पहला ट्रांजिशन एल से संभव है n बराबर 2 से, और दूसरा ट्रांजिशन तो इसी को बोलते हैं आप कौन सा लाइन, इसको बोलते हैं के अल्फा हो गया। या दूसरी लाइन यहाँ से संभव है, पॉसिबल है, तो दूसरी लाइन का m से पॉसिबल है, और m के लिए n का मान कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। देखिए अब ये हायर लेवल है, हायर लेवल n2 होता है और लोअर लेवल n1। तो अब दूसरी जो लाइन है, देखिए यहाँ के बीटा, तो के बीटा के लिए क्या बना, n1 इक्वल टू 1 ही रहेगा, लेकिन n2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, जबकि के अल्फा के लिए n1 इक्वल टू 1 रहेगा और n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यह देखिए n बराबर 2 से आ रहा है ना, तो यह n2 हो गया। मीन्स कि यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, के बीटा है, के बीटा मीन्स कि 1/1 का स्क्वायर मीन्स दैट विल 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर दैट विल 1/9। सो मच, and therefore what will happen here, determine the value of the lambda k alpha, तो lambda k alpha will how much, तो lambda k alpha कितना हो जाएगा, 4/3r z माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। ये पहला लाइन। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये हो गया 9 और 9 1 8, यानी कि 8/9, तो दिस विल बी 8/9। ओके, अब आपको निकालने वैल्यू किसकी, लैम्डा के बीटा, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा के बीटा विल हाउ मच, तो लैम्डा के बीटा विल बी हाउ मच, दैट विल बी 9 अपॉन सो मच, तो 9/8 r z माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, equation number second. Equation number first is here and equation number second is here. Now dividing these two equation. Now dividing these two equation. तो lambda के बीटा अपॉन lambda के अल्फा विल हाउ मच, तो lambda के बीटा यहाँ है, ये कितना है, देखिए 9/8 r, चूँकि मेटल सेम बोला गया है, टारगेट सेम है, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं, तो z में कोई चेंजिंग होनी नहीं है, तो 8r z माइनस 1 स्क्वायर इंटू डिवीजन करना है इसका, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3r z माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 4। एंड नाउ सॉल्व दिस, r से कैंसिल, z माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यह z माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, आया कितना, यहाँ देखिए ये 3 हो गया और ये हो गया 4 यहाँ है, 9 इंटू 3 27 और 8 इंटू 4 32। चलिए, तो यहाँ पर ये सब नोट कर चुके होंगे, देखिए हो गया। हाँ, अब आ जाइए, इसको हटा दिया जाए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर लेम्डा के बीटा, तो लेम्डा के बीटा अपॉन लेम्डा के अल्फा विल हाउ मच, देखिए यहाँ पर कितना हुआ, तो 9 इंटू 3 27 अपॉन 32, 27 अपॉन 32, यू हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू, तो लेम्डा के बीटा इक्वल टू लेम्डा के अल्फा इंटू 27 अपॉन 32, व्हाट विल हैपन, पुट इन द वैल्यू ऑफ दिस, तो सिंस दिस इज गिवन 0.32, लेम्डा के अल्फा इज गिवन, लेम्डा के अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.32 दी हुई है, तो 0.32 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 0.32 इंटू 27 अपॉन 32 एंड सॉल्व दिस, देखिए तो सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे 32 है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे डिवीजन कर दिए, कट जाएगा, आया कितना है पर डिवीजन करने के बाद में 0.01 आ गया, डिवाइड करने के बाद आ गया 0.01, और 0.01 से 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो lambda k beta will be how much? 0.01 into 27, that is 0.27 angstrom. This is the fantastic answer. So this is the fantastic answer. Therefore perhaps the last option is the correct option, 0.27. So answer is, what is the final answer? Answer is 0.27 angstrom. So 0.27 angstrom is the answer. This is the most important question. Okay, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस. अब जैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यूज लेनी है, सेम टारगेट है, क्या है. जैसे मान लीजिए कि के सीरीज का कोई एक लाइन पता है, तो दूसरी लाइन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे. तो इसके लिए ये प्रोसेस है, कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस. अब इस तरह के कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन हो, ये सब एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, पहले ही पूछे जा चुके हैं. इसी पर बेस्ट फिर क्वेश्चन आएंगे. क्लियर? तो सब कुछ फर्स्ट क्लास तैयार कर लीजिए ना. P100 फिजिक्स में STP सर. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं बल्कि हम लोग धुनाई करते हैं, एक एक चीज़ की, एक एक लाइन की, क्या, क्यों, कैसे. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अगला क्वेश्चन. जानते हैं हम लोग कि जब एक्सरेज जब कहीं पर भी किसी भी एब्जॉर्प्टिव मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है. क्लियर है आप? एब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है म्यू. तो एक साल पूछा गया आपके एग्जाम में पूछा गया ना कि जो एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू आती है, दैट डिपेंड्स विद द वेवलेंथ एच. क्वेश्चन बना दिया. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया था, मैं लिख रहा हूँ. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या पूछा गया कि एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट यानी कि म्यू ऑफ एक्स रेज varies with wavelength. Yes, varies with wavelength h. अब ऑप्शन दिया हुआ था लैम्डा स्क्वायर, नंबर सेकेंड, नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन लैम्डा स्क्वायर, नंबर बी ऑप्शन लैम्डा पावर -2, नंबर सी ऑप्शन लैम्डा क्यूब, नंबर सी ऑप्शन लैम्डा पावर -3, एंड नंबर डी ऑप्शन लैम्डा टू द पावर 4, एंड ई ऑप्शन लैम्डा पावर -4. ओके, तो विच वन इज द करेक्ट? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हाँ, ओके, चलिए. यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करिए. ए प्लस है, A+3 बेटा. हाँ, A+3. चलिए, तो इसका इक्वेशन क्या है? तो ये पहले आपको इस क्वेश्चन तो म्यू जो कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट कैसे वेरी करता है, तो पहले इसको नोट करिए कि यदि याद नहीं है तो देखिए नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व. याद करना जरूरी है. तो म्यू इक्वल टू सी Z to the power 4 lambda to power 3 मीन्स कि म्यू
म्यू प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर क्यू। ओके, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कहेंगे कि यार जैसे कि म्यू जो है, म्यू यहाँ पर म्यू बराबर सी जेड पावर 4 इंटू लैम्डा पावर क्यू, मीन्स कि म्यू इक्वल टू सी जेड टू द पावर 4 इंटू लैम्डा टू पावर 3। तो ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से? क्लियर? तो यह प्रूफ है, इसका प्रूफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, और यह एक्सपेरिमेंटल है ना, यह एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि कोई ऐसा को नहीं है कि किसी इक्वेशन से प्रूव करने के बाद आया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, कोफिशिएंट को निकाला गया तो ये वैल्यू आती है। क्लियर? अच्छा, अब म्यू बराबर सो मच, तो दैट इज द आंसर, यानी कि किस पर निशान मारना था आपको? ऑप्शन नंबर सी पर निशान मारना था। ओके, दैट इज द आंसर। याद कर लीजिए फार्मूला, म्यू इक्वल टू सी जेड टू पावर 4 इंटू लैम्डा टू द पावर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसी पर अगला क्वेश्चन है क्या कि म्यू की वैल्यू पूछी जा रही है ना, कि म्यू की वैल्यू, व्हाट इज द म्यू, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, इसी वैल्यू पूछी जा रही है। म्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, ये है वैल्यू। और आई क्या है, आई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज एट डिस्टेंस एक्स, और आई नॉट क्या है, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पर इतना था। तो इस इक्वेशन को देखिए, आई अपान इधर लाइए इसको, आई अपान आई नॉट बराबर कितना होगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स, ले सकते हैं आप आराम से। इसको रिवर्स, माइनस हटाने के लिए इसे रिवर्स करिए, तो आई नॉट अपान आई विल बी हाउ मच, ई टू द पावर म्यू एक्स, ले सकते हैं। अब देखिए, अब यदि कहा गया है कि हाँ, आ जाइए पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ई टू द पावर म्यू एक्स, ई टू द पावर म्यू एक्स बराबर कितना ले सकते हैं, आई नॉट अपॉन आई ले सकते हैं। तो लॉग ले लीजिए दोनों साइड से, तो म्यू एक्स बराबर कितना आएगा, लॉग ऑफ ई ऑन बेस सी बराबर 1 हो जाएगा। तो म्यू एक्स बराबर कितना होगा, तो लॉग ऑन बेस सी आई नॉट अपॉन आई। क्लियर हो गए? हमको म्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं इसे डिराइव कर रहा हूँ। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो म्यू इक्वल टू लॉग ऑन बेस ई आई नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन आई अपॉन व्हाट एक्स। तो नोट दिस इक्वेशन, द फाइनल इक्वेशन, ये है फाइनल इक्वेशन। कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। यानी कि फाइनली क्या मिला हम लोगों को, फाइनली मिला म्यू इक्वल टू, हाँ फाइनल इक्वेशन क्या मिला, म्यू इक्वल टू, तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ ये हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे, हो गया। चलिए देखिए, हाँ देखिए क्या मिला आपको, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, तो म्यू इक्वल टू लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई ऑन बेस सी म्यू अपॉन एक्स। यदि लॉग 10 में बदल दें इसको, तो म्यू इक्वल टू 2.3026 लॉग 10 में लॉग ऑन बेस 10 आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला।
तो अंडरलाइन करें इस इक्वेशन को, अंडरलाइन करें इस इक्वेशन को। म्यू की वैल्यू क्या होती है? तो म्यू इक्वल टू 2.3026 लॉग ऑन बेस 10 अपॉन एक्स, नीचे एक्स है अपॉन एक्स। क्लियर? चलिए अब यदि ये कहा जाए कि यह मीन्स कि कितने दूरी पर या म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी यदि x दूरी पर, x का मान कुछ दे दिया जाए, x दूरी पर i का मान हाफ हो जाता है। तो यदि i का मान हाफ हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि i नॉट तो पहले था, तो i नॉट अपान i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये ट्वाइस हो जाएगी। और x की वैल्यू दी हुई हो तो आप म्यू का मान निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से कोई इक्वेशन दिया जाता है तो आप इस इक्वेशन को यूज करके अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएगा और क्या है। अगला क्वेश्चन यह, जैसे मान लीजिए कि आपको स्पेक्ट्रम बना के इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया। आप जानते हैं कि n इक्वल टू, मान लीजिए सपोज करिए 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ओके, एंड दिस इज द K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल एंड सो ऑन। चलिए सपोज करिए कि ये पहली लाइन इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये दूसरी लाइन और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? तो यह न्यू के अल्फा दिया हुआ है, और यहाँ पर दूसरी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है आपको, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है न्यू एल, क्योंकि एल सेल में वैकेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, तो न्यू एल अल्फा ये दिया हुआ। तो मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू दैट व्हाट विल बी नाउ दिस फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि अब ये फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी। मीन्स कि आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है न्यू के अल्फा एंड न्यू एल अल्फा गिवन, ये दो दिया हुआ है। और आपको बताना है, क्या बताना है आपको? ये फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। मीन्स कि आपको ये लाइन बतानी है। कौन सी लाइन है यह? अब वैकेंसी किस में क्रिएट हो रही है? सेकेंड लाइन के सीरीज की। तो क्या कहेंगे? न्यू के बीटा। तो न्यू के बीटा आपको बताना है। तो न्यू के अल्फा दिया हुआ है, न्यू एल अल्फा दिया हुआ है, और न्यू के बीटा दिया हुआ है। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर निकालिए जल्दी से, तुरंत। कैसे निकालेंगे? ट्राई टू डू। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान है सब कुछ। यहाँ पर पहले देखिए, तो एनर्जी गैप जानते हो कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप देख रहे हैं कि यह एनर्जी गैप और यह एनर्जी गैप, तो यह दोनों एनर्जी गैप यदि आपस में सम कर दिया जाए तो इस एनर्जी गैप के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी चूंकि मालूम है कि न्यू एल अल्फा है, तो यह फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ की एनर्जी कितनी हो गई? तो देख रहे हैं आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हैं कि H, देखिए अब ये पहले ये बराबर कितना हुआ, तो यहाँ की एनर्जी कितनी हुई? तो H न्यू के बीटा कैन बी रिटन H। तो लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ दिस एंड दिस। देखिए डायग्राम में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, दिस will be equal to the sum of this and this, sum of this and this। चलिए, तो यहाँ पर अब इसकी एनर्जी लिया जाए तो H न्यू के बीटा हो गया। H न्यू फ्रीक्वेंसी है,
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी हियर, न्यू के बीटा, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। अब ये दोनों के सम के बराबर होनी है, तो एच क्या, न्यू के अल्फा प्लस एच न्यू के एच न्यू एल अल्फा। क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया यहाँ पे, फर्स्ट क्लास। अब देखिए एच को कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, तो कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, तो न्यू के बीटा कैन बी रिटन इक्वल टू न्यू के अल्फा प्लस न्यू एल अल्फा। ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है फर्स्ट क्लास। ऐसे यहाँ पर बदल देगा, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस इधर उधर कर दिया गया, 4 ऑप्शन बन जाएगा, तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ से आप जानते हैं कि न्यू बराबर है सी बाई लेमडा, तो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड नाउ इन अदर फॉर्म विच आल्सो हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, न्यू बाई न्यू के बीटा, तो सी अपॉन लेमडा के बीटा नाउ कैन बी रिटन this can be written like this, c upon lambda के अल्फा लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्यों जानते हो कि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या होगा, सी अपॉन न्यू, तो लेमडा कैन बी रिटन लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं सी अपॉन न्यू, या लेमडा बराबर न्यू बराबर क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा लिख सकते हो, तो सी बाई लेमडा लिख रहे हैं। चलिए प्लस और क्या है यहाँ पे देखिए, सी अपॉन लेमडा एल अल्फा, तो लेमडा एल अल्फा, एंड नाउ माइंड व्हाट इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, सी becomes cancelled, then what will you get, the answer becomes, देखिए अब आंसर क्या आया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पहले तो लिखिए, वहाँ पर डेट डालिए, इसका डेट डालिए और लिखिए वहाँ पर कि दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर अब ये एक्सरेज में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, और वहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर नाइपन बाबर पार्सन ब्रैकेट फुंड सीरीज पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही क्वेश्चन आता है। सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल यही है। तो यह जो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्सरेज में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यह एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ पर लाइमन बाबर सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है। तो चाहे यहाँ पर चाहे वहाँ पर पूछा पक्का जाएगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, तो फाइनल रिजल्ट क्या पाए हम लोग, 1 अपॉन लेमडा के बीटा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा के अल्फा, 1 अपॉन लेमडा के अल्फा प्लस 1 अपॉन लेमडा एल अल्फा। अब ये इक्वेशन ना जो फाइनल भी इसका रिजल्ट आएगा, आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका, एग्जाम में पहले आ चुका है, ठीक है। हमें ये बना चुके होंगे आप, देखिए बना के नहीं, वीडियो को रोक करके वहाँ पे बना लें आप जल्दी से। हाँ, कंसेप्ट क्लियर करिए अपना, किसी भी क्वेश्चंस को ना, किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या क्यों कैसे, ये चीज़ तैयार होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक का क्वेश्चन का आंसर रटिए, नहीं, अपना कंसेप्ट जो होता है ना, कंसेप्ट उसको बिल्डअप करिए। जैसे अभी यहाँ लाइंस खींचा और लाइंस में कैसे मैं फ्रीक्वेंसी है तो कैसे लाभ कंजप्शन लगा रहा हूँ, कैसे फिर उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा हूँ, कैसे फिर उसको वेवलेंथ में चेंज कर रहा हूँ, तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। आ जाइए देखिए, अब यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकलेगा, तो 1 अपॉन लेमडा के बीटा विल बी लेमडा अल्फा, लेमडा एल अल्फा प्लस लेमडा के अल्फा अपॉन और क्या, लेमडा के अल्फा इंटू लेमडा एल अल्फा। ले सकते हैं आसानी से। अब देखिए रिवर्स कर दीजिए, तो फाइनल आंसर ये आपको ये मारना था, निशान किस में मारना था, तो लेमडा के बीटा की वैल्यू हमको चाहिए थी। रिवर्स कर दीजिए, लेमडा के अल्फा इंटू लेमडा एल अल्फा अपॉन लेमडा
के अल्फा प्लस लेमडा के अल्फा। तो दिस इज द फैंटास्टिक फाइनल रिजल्ट। तो दिस इज द फैंटास्टिक फाइनल रिजल्ट। अब इसी को देखिए, यदि पहले वाली लाइन को 1 मान लेते, दूसरी वाली लाइन तो 2 मान लेते और तीसरी लाइन को 3 मान लेते, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लेमडा 3 बराबर लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ओके, मीन्स कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस लेमडा 3 इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 कैन बी रिटन लाइक दिस। क्लियर? यदि हम इसको लेमडा 1 कहें, इसको लेमडा 2 कहें, और ये तो देखिए लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 और ये लेमडा 3 है तो लेमडा 3। क्लियर? तो चाहे अब आपके एग्जाम में तो लेमडा 3 देखिए, तो अब आपके एग्जाम में ये आ चुका लेमडा 3, ये आ चुका आपके एग्जाम में। क्लियर? इस फॉर्म में पूछा गया था, इस फॉर्म में भी पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। हाँ, अब वहाँ पे पहचानिए कि लेमडा के अल्फा लेमडा के अल्फा ऊपर है, लेमडा एल अल्फा अपॉन लेमडा के अल्फा प्लस लेमडा देखिए लेमडा के अल्फा लेमडा एल अल्फा लेमडा एल अल्फा। क्लियर? और लेमडा के बीटा। तो दिस इज द होल थियरी ऑफ द एक्स रेज के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे? इसे पीछे नॉन हंट लॉ पर जो इक्वेशंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज द मिसिंग वेवलेंथ इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो जैसे कोई कुल स्टीव है और किस वोल्ट पे काम कर रही है, कोई वोल्टेज दिया रहेगा और कहेगा कि कौन सी वेवलेंथ मिलेगी या कौन सी वेवलेंथ नहीं मिलेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आइए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 50,000 सपोज करिए कि कोई कुल स्टीव है और वह 50,000 चले, तो एक कुल स्टीव, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए। ए कुल स्टीव is operating at 50,000 angstrom, 50,000 volts, which one wavelength is missing? Which one wavelength is missing? अब यहाँ पे आपको वैल्यूज दी जाएगी। वैल्यू अभी हम लोग 50 तब इसको सॉल्व करेंगे, तब वैल्यू आएगी, तब ऑप्शन बनाया जाए तो बेटर रहेगा ना। तो अभी हम ऑप्शन ही बना रहे हैं, पहले सॉल्व कर देते डायरेक्ट। चलिए ओके, तो अब बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन को तो अब कंसेप्ट तो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए कि लेमडा शॉर्टेस्ट क्या होता है। तो जानते हैं कि लेमडा एम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लिखिए जल्दी फास्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी कुल स्टीव से प्राप्त होने वाली? तो फार्मूला जानते हैं, डॉन हंट लॉ, HC/E। तो लेमडा शॉर्टेस्ट इक्वल टू जानते हैं HC/E की वैल्यू कितनी होती है, ये इतना बताया हूँ टेक्निक आपको। तो 12,375 एंगस्ट्रॉम अपॉन वोल्टेज जो भी होगा डायरेक्ट रख दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, HC/E की वैल्यू आती है 12,375 एंगस्ट्रॉम आती है वैल्यू, और नीचे वोल्टेज जितना भी होगा ना वो पूरा वोल्टेज आप डायरेक्ट रख देना, वैसे ही सॉल्व कर देना। अब इसके बाद लेमडा शॉर्टेस्ट विल बी हाउ मच? 12,375 एंगस्ट्रॉम अपॉन वोल्टेज कितना दिया हुआ देखिए 50,000, 50,000, तो 50,000 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर? 50,000 वोल्ट दिया हुआ, सो मच एंगस्ट्रॉम। चलिए अब जा देखिएगा, तो अब 1 2 3 4 4 जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए पहले सीधे। तो 1.2375 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या 5 बचा हुआ है, 5 से डिवीजन कर दीजिए। 5 बचा हुआ नीचे, 5 से डिवीजन कर दीजिए, और 5 से डिवीजन करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है 2 है ना। जब डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 हुआ, 12 का मतलब 2 हुआ, 10 हो जाएगा, 10 हो गया, बचा है 2, 3 है,
4 हो गया, 4 हो गया, 23, 3 7 है, यानी कि 7 हो गया। इसके आगे छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है, तो इक्वल टू 0 पॉइंट, यानी कि डिवीजन पहले हो नहीं रहा था, 5 से डिवीजन करना था, तो 0.24, यानी कि आंसर कितना आया, 0.247 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए हमको ऑप्शन बनाना था यहाँ पे, तो कह रहा है कि विच वन वेवलेंथ इज मिसिंग, कौन सा वेवलेंथ इसमें से मिसिंग होगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, अब ऑप्शन हम बना दे रहे हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था 0.21 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 0.25 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन 0.27 एंगस्ट्रॉम एंड डी ऑप्शन 0.301 angstrom. Now, mind trick the option, correct option. Which one is the correct? So, since the shortest wavelength is 0.24 angstrom, 0.247 angstrom, this is the shortest. This is the shortest. Shortest means क्या? पूरी थ्योरी आपकी तैयार है, फर्स्ट क्लास की आपकी थ्योरी तैयार है ना, पूरे गजब का पढ़ा चुका हूँ आपको। देखिए बेटा, दिस इज द शॉर्टेस्ट, ओके। तो ये है ना शॉर्टेस्ट, यहाँ थोड़ा सा फिर से बनाएंगे। देखिए याद करिए ग्राफ, यहाँ पर क्या होता है आई, यहाँ पर क्या होता है लेमडा, याद करिए ग्राफ को, ये था ग्राफ, हाँ याद आया। चलिए आ जाए, तो ये वैल्यू क्या थी, दिस इज द लेमडा शॉर्टेस्ट, लेमडा एम, लेमडा शॉर्टेस्ट, यानी इसके आगे तो इन्फिनिटी तक मिलेगा, लेकिन इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा। यह है लेमडा शॉर्टेस्ट, इससे छोटा नहीं मिलेगा। अब देखना होता है कि जब आप तो करते क्या हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेमडा एम की वैल्यू निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, निकाल दो। अब ये याद रहे कि इससे बड़ा सब मिलेगा, इससे छोटा नहीं मिलेगा। अब देखो वैल्यू निकाले हो तो 0.24 आया है, अप्रॉक्स 0.25 ले सकते हो। तो देखो तो एक अप्रॉक्स 0.4 नहीं, इजेक्ट वैल्यू आई है 0.24 आया है, तो 0.24 ही लिया जाए। देखो तो 0.24 माइंड 0.24 वैल्यू आई है, तो 0.25 यहाँ है, यानी उससे बड़ा है तो ये मिलेगा। 0.27 है, ये भी मिलेगा। 0.30 है, ये भी मिलेगा। लेकिन 0.24 से छोटा वैल्यू है 0.21, क्या ये मिलेगा? नेवर, कभी नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर दिस इज द आंसर 0.21 एंगस्ट्रॉम। जो शॉर्टेस्ट वैल्यू आई है कुल ट्यूब से, लेमडा का जो शॉर्टेस्ट मान आया है, उससे छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे बड़ी वैल्यू सारी मिलेगी। अब यदि उस क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है कि विच वेवलेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुल ट्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा शॉर्टेस्ट निकाल लेना पहले, और ये देख लेना कि लेमडा शॉर्टेस्ट कितना, पहले देख लिया, और बिल्कुल कंफर्म रहे कि इसके जितने छोटे हैं वो तो नहीं मिलने वाले। अब उससे बड़ा कोई तब एक ही होगा ऑप्शन में, तो जो बड़ा होगा वही मिलेगा। हो गया अभी क्वेश्चन, तो चाहे जैसे पूछा जाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अब यहाँ से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और थ्योरी पूरा डिटेल में आपको बताया हूँ। ये चौथा एपिसोड है आप लोगों का एक्सरेज का। एक्सरेज बहुत छोटा सा पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, जानते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पीछे। तो चलिए, हाँ अब एक अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। देखिए बेटा, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि चलिए क्वेश्चन नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा इमिटेड फ्रॉम एक्सरेज, वन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा
emitted from X-rays is 10 एंगस्ट्रॉम। यानी कि कहीं पर कोई लाइन स्पेक्ट्रम है जिसका एक्स रेज की वैल्यू है 10 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द एनर्जी लेवल डिफरेंस? व्हाट इज एनर्जी लेवल डिफरेंस? What is the energy level difference in the emitting atom? In the emitting atom, energy level differentiability में क्या है? That is responsible for atom. That is responsible for X-rays production. Yes. Try to do this question. हाँ बेटा, कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप ऑप्शन दे दूँ तो ऑप्शन ले सकते हैं आप। ऑप्शन ले लीजिए। 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी ऑप्शन, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन 12 और 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी ऑप्शन 24.2 electron volt. So which one is the correct? Try to do this question. Most important question. हाँ, कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्या करेंगे? हाँ, क्या करो भाई, जल्दी करिए। चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करूं। चले तो जानते हैं हम लोग कि यदि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, तो जानते हो कि लेमडा यहाँ पर जेड वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो कॉमन सेंस कि कौन सा फार्मूला लगा कर किसको सॉल्व किया जाए। चले तो लेमडा शॉर्टेस्ट जानते हो कि लेमडा बराबर क्या होता है, या लेमडा बराबर सीधे आ जाओ कि लेमडा बराबर क्या होता है। तो लेमडा बराबर जानते हो कि HC/EV होता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज। कैसे? आ जाइए देखिए, V बराबर क्या हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा HC/V बराबर HC/E लेमडा ले सकते हैं। वोल्टेज निकाल सकते हैं किस वोल्ट पर, वह जो 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, तो उसका वोल्टेज क्या, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होगा, निकाल सकते हैं। चलो अब ये जानते हो कि ये HC/E बराबर कितना होता है ना। क्लियर हो, श्योर है? तो कितना होता है, चलो देखो भाई, HC/E, तो HC/E बराबर कितना होता है ना। आ जाओ देखो भाई, तो HC बराबर E होता है 12,375, याद है आपको, एंगस्ट्रॉम अपान क्या, लेमडा दिया है 10 एंगस्ट्रॉम, लेमडा दिया है 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलो तो जब ये 10 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, ये 10 एंगस्ट्रॉम दिया, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो कैंसिल हो गया। अब ये आया कितना, देखिए जरा, 10 से डिवीजन कर दीजिए, तो 1 2 3 7 5 अपॉन 10 मीन्स क्या कि 1237.5 वोल्ट। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर अब जा देखो भाई, और क्या करना होगा था फिर। तो जो हम लोग ऑप्शन बनाए हैं, कोई मैच कर रहा है क्या? चलो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 एंगस्ट्रॉम पर कितना आएगा हम लोग को, 12,375 बटा 10,
मीन्स कि तो ये कितना वोल्ट हो गया हम लोग का, लिख सकते हैं हम लोग क्या 1.2 लिख सकते हैं 1.2। चलो या इसको बेटा ऐसे कर देते, इसको 100 कर दे आप, क्योंकि जो ऑप्शन बना हुआ तभी मैच करेगा। इसको आप 100 कर दीजिए, 100 एंगस्ट्रॉम कर दीजिए ना। हाँ, जो ऑप्शन बनाए हैं हम लोग ताकि मैच करें, तो ये 100 एंगस्ट्रॉम कर देंगे। अब क्या देखिएगा, तो यहाँ 100 से डिवीजन कर दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो 100 से डिवीजन करेंगे तो ये आ गया हम लोगों का लगभग कितना आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 1 2, यानी कि चलिए 100 हाँ यहाँ दिखा दें। तो चलो बेटा ये 100 से डिवीजन करना, तो 1 2 यानी कि 123.75 वोल्ट। हालांकि तभी हम लोग का मैच ऑप्शन नहीं करेगा ना, क्योंकि ये ओके बेटा जेड वैल्यू देखें क्या है इसका। ये 100 है बेटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये 100, इसकी वैल्यू 100 ली हुई है। और 100 वैल्यू लेने पर भी हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको देखते होंगे कि 12,375, जैसा यहाँ पे बताऊँगा आपको एक बात कि लेमडा बराबर हम लिखते हैं 12,375 लिखते हैं, और 12,375 लिखते हो बटा V लिखते हो, या देखते होंगे कि इसी को ना 1200 इसको लिखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू एक, और 375 देखते होंगे कि लिखते होंगे 12,400 लिखते हैं बेटा, इसको देखते होंगे लिखते होंगे 12,400 भी लिखते हैं, इसको 375 12,400 भी लिखते हैं। और V से जब डिवाइड करेंगे V लेमडा 100, तो 100 पर या तो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि यहाँ पर चलिए छोड़िए 12,375 पे ही सॉल्व कर देते। हालांकि जो ऑप्शन बनाया गया है वो 12,000 हम लोग वैल्यू लिखते हैं क्या, लेमडा शॉर्टेस्ट बराबर होता है 12,375 बटा EV लिखते हैं हम लोग। जो ऑप्शन बनाया गया है 12,400 पर बनाया गया, 375 को कभी कभी लिखते हैं 12,400, तो 12,400 यदि करते हैं आप एंगस्ट्रॉम, तो 12,400 हमारे समझ से नैनोमीटर वगैरह कुछ होगा ना, कुछ ऐसा दिया हुआ ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि वो मतलब जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है नैनोमीटर है कि एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है। यदि यह एंगस्ट्रॉन में दिया है 100, तो 100 पर जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग की आ रही है वो कितनी आ रही है। चलिए तो हम लोग 12,375 पे ही निकाले हैं, और 100 से डिवीजन किया है तो 12,375 एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल हो गया 1 2, यानी 123.75 आया। क्लियर। तो जो ऑप्शन है, तो अब वह कैसे हमको सॉल्व करना है देखिए बेटा। तो ऑप्शन में वोल्टेज आपको मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग वोल्टेज को ना, हाँ वोल्टेज को इस वैल्यू पे फिलहाल जो वैल्यू ली गई है उस पर हम लोग आंसर निकाल दें अपना। तो यहाँ दशमलव हटा दीजिए, है ना, हाँ 10 हटा दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू ली गई है, अदरवाइज इस वैल्यू में या तो यहाँ पर यह हो कि यह नैनोमीटर वगैरह कुछ हो, क्योंकि जो आपकी एग्जाम में आया हुआ IIT में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो IIT में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो यहाँ पर यह 100 एंगस्ट्रॉन चूँकि प्रिंट है किताब में, तो 100 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर या तो 1000 रहे तब होगा, और 1000 चूँकि एक्सरेज है तो 1000 होना नहीं है चूँकि यहाँ पर, या तो ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो कुछ। तो फिलहाल जो हम लोग की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है उस पर हमको ध्यान देना है। तो देखो, तो अब वोल्टेज आ गया, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो वोल्टेज आ गया,
आज जितना वोल्टेज आया है, जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है यदि किसी वी वोल्ट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन यदि कोई है और वी वोल्ट में है तो उसकी एनर्जी होती है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग का फाइनल आंसर इसका क्या हुआ यदि कहा जाए, इस वैल्यू पर जो वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं, यह वैल्यू यदि ये रहे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 123.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो दिस विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना वोल्टेज है और वह एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई? 123.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, यानी कि, है ना। तो चलिए इस पे हम लोग बेस्ट अभी और भी क्वेश्चन लेंगे आगे। तो फिलहाल अभी इस एपिसोड को यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो न्यूमेरिकल, अब इसका एक्सरेज का न्यूमेरिकल हर तरह का डिफरेंट टाइप का क्या बन सकता है, सारा डिटेल बता दिया। तो ये था हम लोगों का एक्सरेज पार्ट 4 और अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अब अगला एपिसोड हम लोग शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी। और अभी न्यूमेरिकल जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल, एक्सरेज का न्यूमेरिकल, मैटर वेव वगैरह जो भी हैं सारे न्यूमेरिकल्स, प्लस अभी जो रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स। तो ये आगे चैप्टर को भी बढ़ाता रहा जाए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहिए। तो इस तरह का डिटेल जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है, क्लियर, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, तो सारे क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास सब तैयार कर डालिए पीछे से पूरा ना, जितने भी वीडियोज़ हैं सब एक बार फिर से देख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, नोट बना रहेगा तो फिर बाद में उस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में मेन पॉइंट जो है नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा चैप्टर है कि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आता है और फिजिक्स में भी आता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी से फिक्स है। तो एक्सरेज आपका तैयार हो गया फर्स्ट क्लास का, पूरी थ्योरी, पूरे न्यूमेरिकल्स सब कुछ तैयार हो गया आपका फर्स्ट क्लास। अभी और न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल एपिसोड ही अलग से होगा, तो जो अलग से न्यूमेरिकल एपिसोड है उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।